जय हिंद। प्रस्तुत है एनसीईआरटी साइंस कवरेज फॉर क्लास 8। इसमें हम लोग जानेंगे जिन चैप्टरों का, उनका नाम है पहला दहन और ज्वाला, जिसमें चीज़ों के जलने के बारे में जानेंगे। सेकंड है तड़ित और भूकंप, जो कि प्राकृतिक के दो भयानक स्वरूप माने जाते हैं। फिर है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, जिसमें फसलों के उत्पादन और प्रबंधन के मैनेजमेंट को समझा जाएगा। फिर आएगा कपड़े तरह तरह के, रेसे तरह तरह के। उसके बाद है बल से जोर आजमाइश, जिसमें हम जानेंगे कि बल क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। फिर है घर्षण के कारण यानी फ्रिक्शन का वजह क्या होता है। उसके बाद सूक्ष्म जीवों के संसार, जिसमें सूक्ष्मदर्शी द्वारा आंखों देखा हाल को हम जानेंगे। उसके बाद आएगा दाब और बल का आपसी संबंध कि फोर्स एंड प्रेशर के बीच में क्या रिलेशन होता है। फिर ईंधन, जो कि हम सबकी ज़रूरत है, इसके बारे में जानने को मिलेगा। इसके बाद जानेंगे विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव कि क्या होते हैं इसके केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद आएगा प्रकाश का खेल, और फिर हम जानेंगे प्रकाश के खेल में कि प्रकाश हमारे लिए कैसे उपयोगी है। और इसके बाद पौधों और जंतुओं का संरक्षण, जिसमें हम जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी के बारे में जानेंगे। इसके बाद है तारे और सूर्य का परिवार, जिसमें हम तारों और सौर मंडल के बारे में जानेंगे। 14 लेसन आएगा कोशिका, जो कि हर जीव की आधारभूत संरचना होती है, क्योंकि कोशिकाओं से ही हमारा शरीर बना होता है। फिर इसके बाद 15 लेसन में आएंगे जंतुओं में प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, कैसे प्रजनन की प्रक्रिया होती है, जनन कैसे होता है। फिर 16 चैप्टर, जो कि धातु एवं अधातु, पहचान पाएंगे कि धातु किसे और अधातु किसे कहा जाता है। उसके बाद हम चलेंगे किशोरावस्था की ओर, फिर सुनेंगे ध्वनियाँ तरह तरह की। उसके बाद वायु जल प्रदूषण की समस्या और उसके निवारण को जानेंगे। इसी के साथ हम इस 8 क्लास की साइंस को कंप्लीट करने के बाद अगली वीडियो में चलेंगे, जो कि सोशल साइंस पे बनाया गया होगा। तो आइए चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि तेल में लगी आग को किस अग्निशामक के द्वारा बुझाया जाता है। तो तेल में लगी आग को बुझाने के लिए जिस अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है उसका नाम होगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड क्वेश्चन है कि दहन के लिए आवश्यक है। तो दहन यानी किसी भी पदार्थ के जलने की प्रक्रिया को दहन कहते हैं। तो दहन के लिए आवश्यक है इसमें हवा, क्योंकि हवा की अनुपस्थिति में कोई भी पदार्थ नहीं जल सकता है। आप प्रयोग करके चेक कर सकते हैं। इसके बाद है किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ क्या होता है। तो किसी भी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ वह पदार्थ होगा जो उसे जलने में मदद करे। तो आपको पता है बच्चों कि कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड या जल किसी भी पदार्थ के दहन यानी जलने में मदद नहीं करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, जो कि किसी भी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक क्या है। अगर कहीं इलेक्ट्रिकल डिवाइस में आग लग जाए तो भूल के भी आप वहाँ पे पानी का या किसी अन्य चीज़ों को नहीं, बल्कि वहाँ उस आग को बुझाने के लिए सबसे अच्छे अग्निशामक के रूप में आप यूज करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को। आपने देखा होगा कि अक्सरतः दफ्तरों में, कार्यालयों में या बैंक्स वगैरह में जाते होंगे तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर लगे होते हैं, जो कि आपातकालीन स्थिति में उसे ऑन करने पर आगजनी की स्थिति में आग को बुझाने पे नियंत्रण पाया जा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन सा दहनशील पदार्थ है। स्क्रीन पे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, जिसमें कांच है, लोहे का कील है, सीमेंट है और किरोसिन है। तो इसमें दहनशील पदार्थ कौन है। कांच दहनशील नहीं है, लोहे का कील भी नहीं दहनशील है, सीमेंट भी नहीं है, तो किरोसिन ऑयल होगा, यानी किरोसिन दहनशील पदार्थ है इन सब में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन स्वतः दहन का उदाहरण है, यानी अपने आप जलने का उदाहरण इसमें कौन सा है। तो स्वतः दहन का उदाहरण इसमें श्वेत फास्फोरस होगा, जिसे सफ़ेद फास्फोरस के नाम से जाना जाता है। आप देखते हैं अक्सरतः कुछ जादुई नुस्खा दिखाने वाले, मदारी वाले श्वेत फास्फोरस का यूज करते हैं, जो कि कुछ मंत्र उच्चारण का ढकोसला करके और फिर उसको ऐसे रखते हैं कि ऑटोमेटिक वह जल जाए और फिर लोगों को यह बताए कि हमारे मंत्र के प्रभाव से जल उठ पड़ रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। श्वेत फास्फोरस का लक्षण है कि वह स्वतः दहन की प्रक्रिया को अपना लेता है और अपने आप जलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नांकित में कौन सा अदहनशील पदार्थ है? तो यहाँ जो ऑप्शन दिख रहे हैं, लकड़ी, कोयला, पेट्रोल और पत्थर, इसमें अदहनशील पदार्थ यानी जो पदार्थ जल नहीं सकता है, तो इसमें अदहनशील पदार्थ है पत्थर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लकड़ी का जलना किस प्रकार के दहन का उदाहरण है? तो लकड़ी का जलना एक मंद दहन का उदाहरण है, मंद दहन। फिर अगला क्वेश्चन है कि दहन की क्रिया के लिए निम्न कौन सी शर्त आवश्यक है? दहनशील अदहनशील पदार्थ की उपस्थिति, या पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति, या वायु की अनुपस्थिति, या इनमें से कोई नहीं। तो अदहनशील पदार्थ होगा तो वह तो दहन होगा नहीं, उसमें जलने की क्रिया नहीं होगी। वायु की अनुपस्थिति में भी कोई पदार्थ नहीं जलेगा। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन को हम लेंगे नहीं। इसमें ऑप्शन नंबर बी यानी पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति दहन की क्रिया के लिए आवश्यक शर्त है, क्योंकि कोई भी पदार्थ तभी जलता है जब वह अपने ज्वलन ताप को प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है क्या कहलाता है? तो वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करे वह उस पदार्थ का ज्वलन ताप यानी इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक क्या है? तो ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक है केजी पर केजी, केजे पर केजी यानी किलो जूल पर किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोमबत्ती की ज्वाला का मध्य भाग कैसा दिखाई पड़ता है? तो जब आप मोमबत्ती को जलाएंगे तो ज्वाला के 3 क्षेत्र बनते हैं। उस क्षेत्रों में आप देखेंगे कि सबसे मध्य में क्या दिखाई देता है? तो पीला भाग है, जो कि मोमबत्ती की ज्वाला का मध्य भाग इस रंग का दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? तो जिस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होगा उसी ऑप्शन को इसमें आप करेक्ट करेंगे। लकड़ी, केरोसिन, एलपीजी, हाइड्रोजन। तो बच्चों इस 4 ऑप्शन में जिसका ऊष्मीय मान सबसे अधिक होगा ऐसे में एलपीजी है, जिसका उपयोग आपके घरों में खाना पकाने के लिए गैस सिलेंडर में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विस्फोट का उदाहरण है? तो विस्फोट का उदाहरण ऑप्शन है लकड़ी का जलना, तेल, पटाखा का दहन, इनमें से कोई नहीं। तो विस्फोट का उदाहरण होगा पटाखा का दहन। आपने अक्सर तक कई अवसरों पे पटाखे छोड़े होंगे या देखे होंगे, तो पटाखे का दहन जो है वही विस्फोट का उदाहरण माना जाएगा। निम्न में कौन ज्वलनशील पदार्थ है? ऑप्शन है लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, पत्थर। पूछा जा रहा है कि इनमें से ज्वलनशील पदार्थ क्या है? तो ज्वलनशील पदार्थ पेट्रोल है। इसके बाद लकड़ी या कोयला हो सकता है, लेकिन कोई एक ही ऑप्शन लेना है तो ज्वलनशील पदार्थ में हम पेट्रोल को चुनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं? तो ज्वाला में 3 क्षेत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और दूसरा ऋणावेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच को रेशम से रगड़ने पर रेशम में क्या उत्पन्न होता है? तो जब आप कांच को रेशम से रगड़ेंगे तो रेशम में धनावेश उत्पन्न होगा और इससे वह आवेशित हो जाएगा। फिर है, भूकंप मापी तरंगों को किस यंत्र के द्वारा अभिलेखित किया जाता है? ध्यान रखेंगे, यहाँ अभिलेखित करने की बात की जा रही है कि भूकंपी तरंगों को किस यंत्र के द्वारा अभिलेखित किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा भूकंप लेखी के द्वारा भूकंपी तरंगों को अभिलेखित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है? तो जब विपरीत आवेश होंगे तो उनके बीच में आकर्षण होगा और समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण होगा। तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा आकर्षण। अगला क्वेश्चन, आकाशीय विद्युत विसर्जन को क्या कहा जाता है? जैसे आप देखते हैं आकाश में कभी कभी लाइटनिंग होता है, तो उस विद्युत विसर्जन को आप क्या कहेंगे? तो उस विद्युत विसर्जन को तड़ित कहते हैं। आपने अपने वर्ग की पुस्तक में पढ़ा होगा कि तड़ित अथवा झंझा क्या है,
इससे बचाव के कौन से उपाय या तरीके अपनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तड़ित यानी बिजली गिरना को तड़ित कहते हैं, इससे सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शन है कि ऊंचे वृक्ष के नीचे शरण लेना चाहिए, या जमीन पर लेट जाना, या ट्रैक्टर के पास छिप जाना, या खुली जगह में घुटनों के बल सिमट कर सिर को हाथों के बीच कर लेना, यानी उकड़ू अवस्था में बैठ जाना। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी खुली जगह में घुटनों के बल सिमट कर सिर को हाथों के बीच छुपा लेना, यानी उकड़ू होकर के बैठ जाना। इस अवस्था में बैठ जाने से हम तड़ित से बच सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। अभी हम लोग इसके पहले क्वेश्चन देखे थे, उससे कुछ अलग है कि भूकंप की तीव्रता को मापने वाले यंत्र की बात की जा रही है बच्चों। तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उस यंत्र का नाम है रिएक्टर पैमाना। फिर है कि निम्नांकित में से किसे रगड़ने से आवेशित नहीं किया जा सकता है। यानी नीचे जो ऑप्शन है, तांबे की छड़, प्लास्टिक पैमाना, ऊनी वस्त्र, फूला हुआ गुब्बारा, इनमें से किसे रगड़ने से आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है। तो इसमें से जो आसानी से आवेशित नहीं होगा वह है तांबे की छड़। यानी तांबे की छड़ को जब हम रगड़ेंगे तो यह आवेशित नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की एक प्रमुख आपदा जिससे अधिक व्यक्ति प्रभावित होते हैं यानी हुए थे, और यह आपदा है तड़ित। यानी झारखंड में एक बार तड़ित के आने से अधिकांश लोग प्रभावित हुए थे, तो यहाँ प्रमुख आपदा के तौर पे तड़ित को रखा जाएगा। नेक्स्ट है कि समान आवेशों के बीच क्या होता है। तो अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया था कि समान आवेशों के बीच हमेशा प्रतिकर्षण होगा और असमान आवेशों के बीच में आकर्षण होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय या भवन के ऊपर त्रिशूल आकार की धातु की पट्टी लगाई जाती है, क्यों। तो विकल्प दे रहा है कि सुंदरता के लिए, या विद्युत विसर्जन से बचने के लिए, या मजबूती के लिए, या प्रकाश को अवशोषित करने के लिए। तो बच्चों, विद्यालय में या भवन के ऊपर त्रिशूल के आकार की जो पट्टी लगाई जाती है, यह इसलिए लगाया जाता है कि विद्युत विसर्जन से उस मकान को बचाया जा सके जो कि तड़ित के खतरे में न आए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है। तो आसानी से आवेशित नहीं किए जा सकने वाले ऑप्शन में हम तांबे की छड़ को रखेंगे, जो कि आसानी से घर्षण के द्वारा आवेशित नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ में क्या होता है। छड़ तथा कपड़ा दोनों धनावेश अर्जित कर लेते हैं, या धनावेशित हो जाती है छड़ और कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है, या छड़ तथा कपड़ा दोनों ऋणावेशित अर्जित कर लेते हैं, या ऋणावेशित हो जाती है छड़ और कपड़ा धनावेशित हो जाता है। तो यहाँ आप ध्यान देंगे कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं, जब कांच की छड़ को हम किसी रेशमी कपड़े से रगड़ेंगे तो ऐसी परिस्थिति में वह छड़ जो है धनावेशित हो जाएगा और कपड़ा ऋणावेशित हो जाएगा। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो एक ही प्रकार के पौधे हैं और किसी भी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जा रहे हैं, तो आपको पता है कि उन्हें क्या कहेंगे, अनाज, फसल, कृषि या खेती। तो करेक्ट आंसर होगा फसल। आप देखते हैं खेतों में एक ही किस्म के पौधे बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं। तो राइजोबियम एक प्रकार का जीवाणु है जो फलीदार पौधों की मूल ग्रंथि के साथ सहजीवी के रूप में रहता है। तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फलीदार फसल, या अगर इसकी जगह होता दलहन फसल तो हम उसे करेक्ट करते। नेक्स्ट देखेंगे,
ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल को हम क्या कहते हैं? तो आपने पढ़ा होगा कि फसलें 3 प्रकार की होती है। एक जिसको रबी फसल कहते हैं, दूसरा खरीफ फसल और तीसरा जायदा फसल और चौथा कोई होता ही नहीं है। तो फसलों को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल को हम जायद या गर्मा फसल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ क्या है? तो जंतुओं से क्या आपको दाल मिलता है, शहद मिलता है, फल मिलता है या चावल मिलता है? तो जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ में इनमें शहद होगा, क्योंकि हनी जो है वह हमें हनी बी से प्राप्त होता है, मधुमक्खियों से प्राप्त करता है और मधुमक्खियों को जंतुओं में ही शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि रेशेदार फसल इनमें से कौन है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, सूर्यमुखी, कपास, चना और गेहूं। तो इसमें से रेशेदार फसल जो है वह कपास है, क्योंकि रेशेदार होने की वजह से ही कपास से कपड़े बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता क्या होती है? तो जब हम फसल चक्रण यानी फसलों को अदल बदल कर बोएंगे तो इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। इसलिए ध्यान रखें, खेत में फसलों को अदल बदल कर बोने से ही उसकी उर्वरता बढ़ेगी और इससे अच्छी उपज भी हमें प्राप्त हो सकती है। अगला क्वेश्चन है कि मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जब खेत में मिट्टी को उल्टा पलटा या पोला किया जाता है तो इस प्रक्रिया को जुताई कहा जाता है और जोत करके मिट्टी को तैयार किया जाता है ताकि उसके बाद बीजों का छिड़काव किया जा सके और फसल को लगाया जा सके। अगला क्वेश्चन है कि दाने को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? तो दाने को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं, जिसमें अनाज को भूसे से अलग करके उसका भंडारण किया जाता है। तो यह करेक्ट आंसर होगा, थ्रेसिंग। अगला क्वेश्चन है, खरपतवार का उदाहरण इसमें कौन है? तो मसूर एक फसल है, गाजर घास एक प्रकार का घास बतला रहा है, झूठ है, फिर तीसी है। तो इसमें हम खरपतवार में क्या रखेंगे? तो नाम है यहाँ गाजर घास। आपको पता है कि हम घास की खेती नहीं करते हैं फसल के रूप में, इसलिए गाजर घास यहाँ पे हमारे लिए खरपतवार हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, खरीफ फसल का उदाहरण इसमें कौन है? तो फसलों को अभी बताया गया कि 3 प्रकार में बांटा गया, रबी, खरीफ और जायद या गर्मा फसल। तो यहाँ खरीफ फसल का उदाहरण है सोयाबीन। अगला क्वेश्चन, फसल से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो फसल से अनाजों को अलग करने की जो प्रक्रिया है इसको ओसाई कहा जाता है, क्योंकि ओसाई में ही फसल को अनाज से अलग करते हैं। नहीं सॉरी, यह करेक्ट आंसर हमारा होगा कि फसल से अनाज को अलग करने की प्रक्रिया, यदि आप ग्रामीण परिवेश से हैं, कृषक फैमिली से हैं, आपने देखा होगा कि दौनी का एक प्रक्रिया होता है। दौनी के प्रोसेस में क्या होता है कि फसल से अनाज को अलग कर लिया जाता है, फिर उसके बाद के प्रोसेस में आता है ओसाई, फिर आता है भंडारण। यानी सबसे पहले खेत से फसल की होती है कटाई, फिर होती है उसकी दवाई जिसको दौनी कहते हैं, फिर ओसाई जिसमें भूसे को अलग किया जाता है और फिर उसका भंडारण कर लिया जाता है। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा दौनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋतु के आधार पर निम्न में से कौन फसल सबसे कम प्रचलित है? यानी ऋतु के आधार पर सबसे कम प्रचलित फसल में यहाँ मिश्रित फसल है, मिश्रित फसल। अगला क्वेश्चन है, खरपतवार का उदाहरण इसमें क्या है? तो खरपतवार के उदाहरण में यहाँ घास होगा, क्योंकि घास को कोई भी किसान अपने खेत में फसलों के साथ देखना नहीं चाहता है। नेक्स्ट है कि जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ क्या है? तो जंतुओं के द्वारा प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ में शहद है। इसके पहले भी इस क्वेश्चन की चर्चा की जा चुकी है। निम्न विकल्पों में कौन फलदार फसल है? तो फलदार फसल की कैटेगरी देखेंगे, नींबू, धान, गेहूं, ज्वार। तो इसमें फलदार फसल में है आपका नींबू,
क्योंकि धान, गेहूं और ज्वार ये अनाज में आते हैं और नींबू एक प्रकार के फल में आता है। अगला है कि निम्न विकल्पों में कौन सिंचाई के लिए जल का स्रोत नहीं है। सिंचाई के लिए जल का स्रोत इसमें कौन नहीं होगा? साइफन, जिसको आप अपने क्षेत्र में हरहा के नाम से जानते होंगे। दूसरा है तालाब, जिसको पोखरा कहते हैं। फिर है नदी और है सभी। तो इनमें से सिंचाई के लिए जल का स्रोत कौन नहीं है? तो बच्चों यहाँ जल का स्रोत इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि आप देखे होंगे कि सिंचाई के लिए नहर, नदी से जो नहरें निकाली गई होती हैं, उन नहरों से होके कुछ छोटे नाले, बड़े नाले निकले होते हैं और उन्हीं नालों की सहायता से सिंचाई का काम किया जाता है। यानी नहर ही सिंचाई के लिए जल स्रोत होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेशेदार फसल इसमें से कौन है? तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। इसमें रेशेदार फसल कपास है। नेक्स्ट, वर्मी कंपोस्ट में क्या प्रयोग में आता है? वर्मी कंपोस्ट, जिसको हिंदी में केंचुआ खाद कहा जाता है। वर्मी कंपोस्ट यानी केंचुआ खाद। तो केंचुए खाद में क्या प्रयोग में आता है? तो जाहिर सी बात है कि इसमें केंचुआ ही प्रयोग में आएगा, क्योंकि केंचुआ जब तक नहीं रहेगा उसे वर्मी कंपोस्ट का नाम नहीं दिया जा सकता है। अगला है कि फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता क्या होती है? तो यह भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। फिर अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मजबूत रेशे जिनका उपयोग पैराशूट तथा चट्टान पर चढ़ने के लिए रस्सी बनाने में किया जाता है, उस मजबूत रेशे को क्या कहते हैं? तो बच्चों, वह मजबूत रेशा जिनका उपयोग पैराशूट तथा चट्टान पर चढ़ने वाले रस्सी बनाने में किया जाता है, उसको हम नायलॉन कहते हैं। फिर है कि निम्न में कौन प्राकृतिक बहुलक है? तो इनमें से प्राकृतिक बहुलक सेलुलोज है। सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीथीन किस प्रकार का प्लास्टिक है? तो पॉलीथीन किस प्रकार का प्लास्टिक है? विकल्प है आपके सामने, मेलामाइन, थर्मोप्लास्टिक, रेशम और पॉलीवुड। तो पॉलीथीन थर्मोप्लास्टिक के प्रकार का एक प्लास्टिक है। अगला क्वेश्चन, सेलुलोज का शुद्ध रूप क्या है? तो सेलुलोज का शुद्ध रूप इनमें से कागज, रबर, प्लास्टिक इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा कागज। सेलुलोज का जो शुद्ध रूप है वही कागज के रूप में हमें प्राप्त होता है। फिर क्वेश्चन है कि पैराशूट बनाने में किस रेशे का उपयोग होता है? तो पैराशूट बनाने में नायलॉन रेशे का प्रयोग होता है, क्योंकि यह काफ़ी मजबूत होता है। अगला है टेफ्लॉन एक है। इनमें से टेफ्लॉन क्या है? प्राकृतिक रेशा है, संश्लेषित रेशा है, प्लास्टिक है, या इनमें से कोई नहीं? तो टेफ्लॉन जो है वह इनमें से प्लास्टिक है। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बेकेलाइट एक है। ऑप्शन है प्राकृतिक रेशा, संश्लेषित रेशा, प्लास्टिक, इनमें से कोई नहीं। तो बेकेलाइट भी एक प्रकार का प्लास्टिक ही होता है, इसलिए हम यहाँ प्लास्टिक को करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है कि उच्च अणु भार वाले बहुलक को हम क्या कहते हैं? तो उच्च अणु भार वाले बहुलक को प्लास्टिक ही कहा जाता है। फिर है पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाता है, उस पदार्थ को क्या कहते हैं? तो दो तरह के पदार्थ होते हैं बच्चों। एक होता है जो कि प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा अपघटित आसानी से हो जाए, और दूसरे होते हैं जो कि किसी भी प्रक्रिया के द्वारा आसानी से अपघटित नहीं होते हैं। जैसे आपने देखा होगा प्लास्टिक है, और कुछ प्लास्टिक प्रोडक्ट होते हैं जो आसानी से डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं, तो उनको जैव अनिम्नीकरणीय कहेंगे। लेकिन जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु के द्वारा अपघटित हो जाए, उसे जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहा जाता है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा जैव निम्नीकरणीय। अगला क्वेश्चन है कि रेयॉन एक रेशा है। विकल्प है प्राकृतिक रेशा है कि संश्लेषित है, प्लास्टिक है, या इनमें से कोई नहीं है। तो रेयॉन एक संश्लेषित रेशा है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, कपड़े प्राप्त होते हैं। कपड़े इनमें से किन से प्राप्त होते हैं? प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त रेशों से,
या कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों से, या प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त रेशे और कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशे दोनों से, या किसी अन्य स्रोत से। तो इस प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कपड़े प्राप्त होते हैं प्राकृतिक स्रोतों से भी और कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा थर्मोप्लास्टिक है। ये भी क्वेश्चन रिपीट है। इसमें थर्मोप्लास्टिक पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन है। तो बेकेलाइट इनमें से थर्मोप्लास्टिक है, क्योंकि इसके पहले क्वेश्चन आया था कि बेकेलाइट क्या है, तो हमने बताया था थर्मोप्लास्टिक। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेशे डैश डैश प्रकार के होते हैं। तो रेशे कितने प्रकार के होते हैं। तो रेशे मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कृत्रिम रेशम बनाया जाता है किन से। प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, एडीपी अम्ल से, या सेल्यूलोज से। तो कृत्रिम रेशे बनाने का काम सेल्यूलोज से लिया जाता है, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा सेल्यूलोज। अगला क्वेश्चन है, कल कारखानों से निर्मित रेशे को क्या कहते हैं। तो वैसे रेशे जो कल कारखानों के द्वारा बनाए जाते हैं उनको हम मानव निर्मित रेशा या संश्लेषित रेशा दोनों कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, मानव निर्मित और संश्लेषित रेशे। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक रेशा है। तो रेयॉन, टेरिलॉन, ऊन और नायलॉन, इन सभी में प्राकृतिक रेशा ऊन है, क्योंकि आपको पता है कि ऊन जानवरों की खाल से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है कि संश्लेषित रेशे छोटी इकाइयों से बने होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं क्या। तो वैसे संश्लेषित रेशे जो छोटी इकाइयों से बने होते हैं उनको बहुलक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्पिन रेट निम्न किस कार्य के लिए प्रयुक्त माना जाता है। तो स्पिन रेट जो है वह धागा बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यानी स्पिन रेट का प्रयोग स्पिन धागा ही कहा जाता है। तो स्पिन रेट निम्न में से किस कार्य के लिए प्रयुक्त होता है। तो बच्चों, धागा बनाने के लिए स्पिन रेट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कपास एक बहुलक है जो डैश डैश कहलाता है। तो कपास एक बहुलक है जो सेलुलोज के नाम से जाना जाता है, यानी सेलुलोज कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्न में कौन सा मानव निर्मित रेशा है। तो इनमें से मानव निर्मित रेशों में कपास, ऊन, रेयॉन और रेशम, इसमें करेक्ट आंसर होगा रेयॉन, यह मानव निर्मित है। और कपास, ऊन और रेशम यह प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कपास से कपड़े बनते हैं, ऊन जो जानवरों के खाल से प्राप्त रोमों से बनाए जाते हैं वो भी प्राकृतिक है, और रेशम भी सिल्क वर्म से प्राप्त किया जाता है, ये भी प्राकृतिक रेशा है। लेकिन रेयॉन जो है यह प्राकृतिक रेशा नहीं है, यानी यह एक मानव निर्मित रेशा है। आज के एपिसोड में इतना ही। फिर हम अगले पार्ट में देखेंगे शेष सभी क्वेश्चन जो NCERT कवरेज फॉर साइंस क्लास 8th का जो है इसमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।